BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है और आपने आज की सुबह से सुना होगा कि भारतीय बॉन्ड मार्केट्स JP मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड किए जाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मूव है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, बट मेरे हिसाब से एक व्यक्ति हैं जो इसको एक डिस्टिल्ड रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और फैक्चुअल बता सकते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी बिग डील है या ये नॉर्मल इवेंट है। मनीष डांगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमें बताएं, ये 3-4 साल से सुन रहे हैं कि इंक्लूजन होगा, बाद में होता नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट होती थी, फाइनली ये हुआ है, जून से होगा ऑफ कोर्स। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? हम तो इसका 15 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ठीक है, बेसिकली नीरज इस बात को समझना पड़ेगा कि अभी क्यों हुआ है। जिस चीज के लिए हमने हमेशा इस चीज को नकारा है, ये हमको नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब बाहर के लोगों का बॉन्ड में पैसा लगता है तो हम अपने बॉन्ड मार्केट को और करेंसी मार्केट को थोड़ा बाहर की फोर्सेस को एक्सपोज कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूएस ट्रेजरी इतना ऊपर चला गया है ना, लेकिन हमारा बॉन्ड थोड़ा सा सेक्लूडेड सा है क्योंकि वो थोड़ा लोकल है जी। और एक उसी वजह से 90s से ये बात हमेशा रही कि हमको अपना बॉन्ड मार्केट लोकली बना के रखना है। हमारे ठीक ठाक सेवर्स हैं, बैंकों के पास पैसा है, LIC और इंश्योरेंस कंपनीज के पास में बहुत सारा सेविंग्स जो है वो बॉन्ड में चला जाता है। उसका एक छोटा सा कॉस्ट था कि फाइनेंशियल रिप्रेशन होता था, हमारे बॉन्ड में रियल रिटर्न रिलेटिवली कम मिलता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी कम होती थी उसी वजह से। तो एक रीजन था, इसकी वजह से ये नहीं हुआ कई सालों तक, है ना। और रीजन ये नहीं था कि हम उसका पार्टिसिपेट नहीं करते। हमसे बहुत छोटे और वीक देश भी इस बॉन्ड मार्केट इंडेक्स के पार्टिसिपेंट हैं। हम अपनी चाह की वजह से नहीं हुए, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब छोटा बॉन्ड 2022 में हमको नुकसान देखना पड़ा, हाई क्रूड और करंट अकाउंट डेफिसिट के चलते एक बार से बहुत तेजी से हमारे रिजर्व्स नीचे आए। तो पॉलिसी मेकर्स का ये व्यू है कि क्यों नहीं छोटा सा एक प्रोटेक्शन वॉल खड़ा किया जाए अपने चारों तरफ। तो इसका आइडिया ये नहीं है कि इससे कि हमारे बॉन्ड को तेजी करवाना है, रेट्स काफी ऊपर है उसे नीचे लाना है। हमारे रेट्स बहुत ज्यादा नहीं है और हमारे लोकल मार्केट्स में हमारे बॉन्ड्स की काफी डिमांड है ऑलरेडी। लेकिन इसका जो ऑडियंस है ना, वो इक्विटी मार्केट भी नहीं है जिसको हम आज अभी बात कर रहे हैं। इसका ऑडियंस सिर्फ एक करेंसी मार्केट है और करेंसी मार्केट में भी ये नहीं है कि हमको अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कराना है। करेंसी मार्केट में ये है कि अगर किसी दिन हमारी करेंसी पे रन आ जाए तो हम बार बार जिस तरह से 90 वाली 2000 में 2013 में FCNR कर करके बाहर से पैसा मंगाते थे, तो हमने एक छोटा सा प्रोटेक्शन वॉल नया खड़ा किया है कि चलो इसकी वजह से कम अगर कोई रन जैसा कुछ ऐसी हालत नहीं होगी, एक इंक्रीमेंटली थोड़ा बहुत पैसा का सोर्स बनेगा। इसके कॉस्ट है जिसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन रीजन ये है कि हमको छोटा सा एक बाहर के सेविंग पूल का एक्सेस मिल गया है हमारे बॉन्ड के लिए जी। तो लेकिन बॉन्ड उसका पर्पस नहीं है, करेंसी उसका पर्पस। हमको डॉलर चाहिए, है ना। तो डॉलर का एक सोर्स मिल गया है ना। इसको रेट्स और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना गलत होगा। इसका ऑडियंस जो है सेंट्रल बैंक, RBI, गवर्नमेंट सबने इसलिए किया है कि हमको करेंसी डॉलर में चाहिए। तो वो इसकी वजह से आपको $25-30 बिलियन आपको मिलेगा अगले 24-25 के अंदर। और उसके बाद में भी जब छोटा मोटा फ्लो आएगा, अनफॉर्चुनेटली जब आउटफ्लो होगा तब भी हमारे यहाँ पे वॉल्स आएंगी। तो दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ की तलवार है। लेकिन मैं वही पूछ रहा था मनीष, आप बोल रहे हो, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कि जब कोई इश्यू हो सकता है तो तभी देयर इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मनी जो आ सकता है, लेकिन जब इश्यू होगा तभी तो आउटफ्लोज भारी मात्रा में हो रही होंगी, तो इनफ्लोज क्यों आएंगी स्टेबलाइज करने को? बिल्कुल, तो ये बात बहुत नुआंस्ड है जो अभी एक्साइटमेंट में लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि जब कोई इशू है इमर्जिंग मार्केट में एज अ सेक्टर, और या इंडिया में यूनिकली जैसे 2013 है हुआ था, तो उस वक्त शायद आउटफ्लो होगा वैसे भी, है ना। तो लेकिन क्या है कि आज हमारे पास में स्टेबलाइजेशन का एक टूल किट है, वो है रिजर्व क्रिएट करना। कि हम अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर हम $25-30 बिलियन इसके चलते इकट्ठा कर लें, तो वो जब इशू हो तब उस $25-30 बिलियन को हमारे पास में खर्च करने का एक उपाय रहे हमारे साथ, है ना। समझे आप मेरी बात जी। तो ये बेसिकली रिजर्व क्रिएशन है। ओके। एक राय ये भी सुनी गई आज हमने कि ये
ये जेपी मॉर्गन जो इंडेक्स है दैट्स द मोस्ट फॉलोड इंडेक्स, बट इसके चलते और ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स बोलते हैं इनके भाई वी वांट इंडिया टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द इंडेक्स। अब और इंडेक्सीज भी शायद आ जाएं, ब्लूमबर्ग इंडेक्स आ जाए, कुछ और आ जाए। और क्योंकि ये हुआ है, ना कि सिर्फ इंडेक्स बेंचमार्क इन्फ्लोज जो आते हैं नॉर्मली वो आ सकते हैं, बट इंडिविजुअल सॉवरेन वेल्थ फंड्स वगैरह भी शायद अभी इंडिया में और देखें। मुझे लगता है शायद ये एक व्यू है और शायद आपका व्यू इसके विपरीत है। नो, ये सही है कि इवेंचुअली अगर आप अपने आप को, जैसे आपने अभी रेस्टोरेंट खोला है और अगर एक बिलबोर्ड लगाएंगे चौराहे पे तो शायद लोग ज्यादा आएंगे, राइट? तो एक बिलबोर्ड है हमारा कि भाई हम इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं, और उसके चलते एक आप उसको पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ज्यादा लोग जानेंगे कि इंडिया का भी एक बॉन्ड है। एक आम फंड मैनेजर को इंडियन के बॉन्ड को डायल करने के लिए आसानी रहेगी। सच बात यह है कि आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर बॉन्ड में फ्लो आता था, पहली बात तो 6 सालों से बॉन्ड आना ही विंटर है, वहां पे पैसा आता ही नहीं है। लेकिन जब पहले आता था तो कि हमारे ही जो फिरंगी बैंक जो यहाँ काम करते हैं उनके काउंटर पार्ट सिंगापुर हांगकांग में बैठ कर के जो सो कॉल्ड स्पेकुलेटर्स हैं, रेट स्पेकुलेटर्स, उनका पैसा आता था। कोई हार्डकोर बहुत ये मेहनत वाला किसी सॉवरेन फंड का यूएस में कोई फैमिली ऑफिस से उनका पैसा नहीं आता था, बहुत कम आता था। एक बिलबोर्ड है कि हमने न्यूयॉर्क में लगा दिया कि हम एक बॉन्ड है, एग्जिस्ट करते हैं, लिस्टेड हैं, वहां पे कुछ एंट्री और एग्जिट दोनों है। बेसिक रिसर्च किसी ने की है जेपी मॉर्गन ने, तो उसके चलते कई सारे दूसरे भी एवेन्यूज खुल सकते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका पोजीशन साइजिंग अगर करें तो रिलेटिव टू हमारे बॉन्ड मार्केट की साइज बहुत मिनिस्क्यूल है। ओके। और एक छोटी सी टेक्निकल बात है नीरज, जो शायद ऑडियंस को मैं कैसे बताऊं कि प्योरली फ्रॉम अ रेट पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है, कि ये उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज कर रहा है कि वो अगर ये नहीं होता था तो आरबीआई वैसे भी वो खरीदता था। जी। हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे पास में 30-35 लाख करोड़ की जो करेंसी है, करेंसी विद पब्लिक है, जो आपके मेरे जेब में 100-500 रुपए के नोट है, वो हर साल ये इकट्ठा करके 33-34 लाख करोड़ है। वो हर साल 10% 12% से बढ़ते हैं। तो हमको हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम से 3.5 लाख करोड़ के आसपास में पैसा निकल जाता है। तो उस पैसा को आरबीआई को छाप करके देना पड़ता है। तो वो तरीका जो है वो ओमो है। अगर वो ओमो की जगह पर आप बोलो कि एफआई के फ्लो के चलते ही होगा, तो अब आरबीआई को छाप के नहीं देना पड़ेगा डायरेक्टली बैंकों को ओमो के थ्रू। उसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एफआई फ्लो बॉन्ड में जो आएगा उसके अगेंस्ट में देना होगा। तो अगेन प्योरली बॉन्ड मार्केट की ऑडियंस को, क्योंकि काफी लोग एक्साइटेड थे और सुबह कई लोगों से रेट ट्रेडर से भी बात हुई कि भाई ये सिर्फ न्यूट्रलाइजिंग है। ओके, आप समझे मेरी बात जी। एक हाथ से पैसा आएगा लेकिन दूसरे हाथ से जो पैसा आता था वो नहीं आएगा। हमारा ही अपना आदमी जो यहाँ नरीमन पॉइंट के पास में बैठा हुआ था, वो छाप करके मशीन पे आपको दे रहा था पैसे 3.5 लाख करोड़ के, वो नहीं देगा। क्योंकि अभी सामने से यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा फिरंगी लोग लेके आ रहे हैं। पर अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑप्शन भी है, सो न्यूट्रलाइजिंग में काफी काम लगेगा। राइट, बिल्कुल परफेक्ट। ये एक और बात मनीष आपसे समझना चाहूंगा और फिर एंड करूंगा वो कॉस्ट फैक्टर से, जो आपने बताया कि इसमें कॉस्ट भी है जो हम बात करना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है। किसी ने बताया मुझे कि आरबीआई जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ कंफर्ट डेवलप करेगा, इसके चलते हुए आरबीआई शायद कंफर्टेबल हो जाए इंडियन बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडेक्सेस में सेटल करने के लिए, और वो ट्रूली गोइंग ग्लोबल फिनोमेनन कहा जा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी बात फिर से मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को फंड करने के लिए हमारे पास में पैसों की कमी नहीं है। किसी देश के पास में पैसों की कमी नहीं होती है। हमारी जरूरत जो है, या मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी देश इस रूट के थ्रू फॉरेन करेंसी को एक्सेस करता है। उनको रुपए की जरूरत है। रुपए हमारे पास टकसाल है, खुद का खजाना है ना। हम जितना चाहे रुपया छाप सकते हैं, और बाहर का डॉलर से मोनेटाइज किया हुआ पैसा या टकसाल में सीधा छापे हुए पैसे में कई लोगों को लगता है अंतर है। वो सेम 100 रुपए का नोट है, सेम कलर का, कोई फर्क नहीं है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्चुअली 90-95% लोग बॉन्ड ट्रेडर या एक जो टेक्निकल आदमी है वो भी कंफ्यूज कर देता है इस बात को लेके। कोई फर्क नहीं है। तो ये बाहर से पैसा आना हमको इसलिए नहीं कि हमको पैसा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड करने के लिए चाहिए। हमको पैसा बाहर से जो हमको वो काला तेल जो खरीदना पड़ता है उसके लिए चाहिए। हमको हर साल 60-70 बिलियन डॉलर जो हमको बाहर ये सऊदी अरेबिया और रशिया लोग हमसे ले जाते हैं,
और क्या ले जाते हैं, वो हरे कलर का डॉलर ले जाते हैं, वो हमारे पास नहीं, हम उसको नहीं छाप सकते। तो उसको पाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज करते हैं। जो लोग जैसे चाइना है और मलेशिया है, मलेशिया पाम ऑयल बेच देता है, चाइना आपको मोबाइल बेच देता है ना, थाईलैंड कारें बेच देता है। लेकिन हमको ऑयल खरीदने के लिए हमको नेट ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको डॉलर चाहिए। डॉलर का कोई तरीका नहीं है छापने का, तो हम अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचते हैं, ये बेचते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमको 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास में डॉलर चाहिए। वो कहाँ से लाएं जी? तो मोदी जी बोलते हैं FDI है, लेकिन FDI जो है वो अभी स्टैग्नेट हो गया है 40 बिलियन डॉलर पे, तो कहाँ से लाएं पैसा? तो चलो एक और तरीका, एक पाइप बनाया है हमने कि ये पाइप भी है, अब हमको उससे कभी कभी छोटा मोटा ट्रिकल होगा। शुरू में 25-30 बिलियन डॉलर होगा और शायद अगले 10 सालों के अंदर 30-40 बिलियन डॉलर और हो जाए। जी 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 जी, ओके, थैंक यू। ये लास्ट क्वेश्चन मनीष, आपने बताया कि इसमें कॉस्ट भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये मैकेनिज्म का, क्या आप उस पर बताना चाहेंगे? नहीं, कॉस्ट ये है कि जब आप एक छोटे से आइलैंड पर रहते हैं, है ना, तो दुनिया में कहीं आग लगी हो, लेकिन आप अपनी प्रजा के साथ में आप अब अगर उनको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं है ना। ईस्ट एशिया में जब आग लगी थी 1990s के अंदर, 2008 में जब आग लगी थी US में, 2011 के अंदर जब आग लगी थी यूरोप में, तो जब तक हमारे देश में इंटरनली कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो हम उसको रेट मार्केट्स को मैनेज कर सकते हैं। और रेट मार्केट ही इफेक्टिवली आप मेरे जैसे 99% लोगों को इफेक्ट करता है ना। होम लोन जिसने लिया है, पर्सनल लोन दिया, अगर रेट मार्केट को अगर इंटरनली कंट्रोल्ड है तो, लेकिन अब जैसे बेचारे इंडोनेशिया के पास रेट मार्केट कंट्रोल नहीं है खुद का, क्योंकि 40-50% बॉन्ड बाहर के लोग ओन करते हैं। अब वो तो बाहर के लोग जो है, बाहर की जमहूरियत डिसाइड करती है कि इंडोनेशिया का बॉन्ड किधर होगा, है ना। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और LIC जब तक तैयार है खरीदने के लिए, तो हमको टेंशन नहीं है। तो लोकल मार्केट के बहुत फायदे हैं, और बाहर के लोगों को अपना बॉन्ड थमा देने में, जैसे इक्विटी में क्या है, आपके इक्विटी में थोड़ी कोई ऊपर नीचे फंडामेंटल चेंज होते हैं, लेकिन अब उनका मन आया कि S&P 500 नैस्डैक नीचे आ गया, तो आपको ठोक के चले जाते हैं। वही हमारा तो वैसा का वैसा ही है। मैक्रो क्या दिक्कत है, हमारा कंपनी ठीक कर रहा है, पैसे बना रहा है, लेकिन वो 25%-30% नीचे आ जाता है। वही चीज आप उस पाइप को आप बॉन्ड के लिए भी ओपन कर रहे हैं जी। तो अब मेरे जैसे बनने के लिए, बॉन्ड ट्रेडर के लिए, मैक्रो ट्रेडर के लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको एक जब वॉल है तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका इक्विटी मार्च 20 के अंदर या मार्च 2009 में या सिर्फ उस वजह से गिर रहा है कि कोई ग्लोबल रीजन है ना। तो यही चीज, लेकिन फंडामेंटली इंट्रिंसिकली वैल्यू अगर नहीं चेंज हो रही है, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो वॉल्स हमेशा एक स्मार्ट आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है, लेकिन आम आदमी के लिए वो डिप्रेसिंग है, राइट। और लोकल इकोनॉमी के लिए वो डिप्रेसिंग है कि क्यों मैं बाहर की वोलेटिलिटी को अंदर इंपोर्ट करूं। ऑलरेडी मैं ऑयल को इंपोर्ट कर रहा हूं, वो टेंशन है मेरे को, और फिर बाहर की वोलेटिलिटी को भी इंपोर्ट करूं। तो अगर जैसे आप मेरे को छोटा सा लास्ट एग्जांपल बताऊं कि अगर 1990 के अंदर अगर हमारा देश जो है बाहर के लोगों से पैसा लिया होता, जैसे थाईलैंड ने लिया था या इस तरह के लोगों ने लिया था, तो ईस्ट एशिया क्राइसिस नहीं बोला जाता था, उसको ईस्ट एंड साउथ एशिया क्राइसिस बोला जाता। तो वो सिर्फ ईस्ट एशिया क्राइसिस बन के रहा, है ना। रशिया डिफॉल्ट किया, थाईलैंड की करेंसी पे रन आ गया, है ना। वो सब जब नाच हुआ तो उसमें हम लोग बड़े सेफ थे, इंसुलेटेड थे। श्योर, तो खरोंच लगी, लेकिन बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि ऑर्थोडॉक्सी है। पॉइंट वेल टेकन मनीष, थैंक यू सो मच ये समझाने के लिए। आई नो कि आपने काफ़ी एक बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से आपने एग्जाम्पल्स दिए ये समझाने के लिए, जो आपका शायद बेसिक नेचर ना हो, बट इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा होगा ये आपसे समझने से। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।